यहाँ पे जब हम अहले इल्म व दानिश की ज़िम्मेदारियों की बात करेंगे तो हमें पहले इस बात को देखना होगा कि अहले इल्म व दानिश से मुराद क्या है। क्या सिर्फ़ वही उलमा और रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स अहले इल्म व दानिश में तसव्वुर किए जाएंगे जिनका ताल्लुक़ मज़हब के साथ है, जिनका ताल्लुक़ इस्लामिक स्टडीज़ के साथ है, या हम इसके स्पेक्ट्रम को वसी करेंगे, ब्रॉड करेंगे। हम इसका तयन करने के लिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि मसला फ़लस्तीन ये मुसलमानों के यहाँ ख़ास तौर पे जिस तरह अभी बात की गई पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब के लिए एक मजहबी मसला है। यूरोप और अमेरिका और दीगर नेशंस के लिए ये इंसानी हकूक़ और इंसानियत का मसला, और जो जंग के हवाले से इन मामलात को अरब इसराइल जंग के पस मंज़र में देखते हैं, उनके लिए ये वार क्राइम का मसला है। और जिनका ताल्लुक़ मईशत के साथ है तो वो इस मसले के पीछे मईशत को भी देखते हैं और वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये सिर्फ़ मज़हब का या इलाक़ाई सियासत का मामला नहीं है, ये उस मईशत के परिवेल होने का मसला है जिस पर पूरी दुनिया में यहूदी दस्तरस हासिल कर चुके हैं। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं, इसी के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू को आगे चलाऊँगा। मज़हब के हवाले से बड़ी तफसील के साथ आपने प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखवी साहब की गुफ्तगू समाअत की और दीगर अहबाब की कि यकीनन ये मुसलमानों के लिए एक मज़हबी मसला है, एक नज़रियाती मसला है, और आप यूँ कह लीजिए कि इसे हम अक़ीदे तक भी लेकर जाएं तो ये इससे कम नहीं होगा कि अब हमारा ये एक नज़रिया और अक़ीदा बन चुका है फ़लस्तीन, और हमें इस नज़रिए और इस अक़ीदे को आगे बढ़ाने की, उन लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को जो मसला फ़लस्तीन को अब एक मुख्तसर इलाक़ाई मसला या इसराइल की बढ़ती हुई मीडिया के ऊपर ताकत के ज़रिए वो पूरी दुनिया को जो बावर करवाने में कामयाब हो चुका कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये हम हिफाजती इक़दामात के लिए कर रहे हैं, इस सब को सबताज करने के लिए हमें ये लोगों को बताना है कि इसके पीछे पूरी कहानी, पूरी स्टोरी क्या है। अहले दानिश का, चाहे उनका ताल्लुक़ मज़हब के साथ है, चाहे उनका ताल्लुक़ मईशत के साथ है, चाहे उनका ताल्लुक़ वार क्राइम के साथ है, चाहे उनका ताल्लुक़ इंसानी हकूक़ के साथ है, अहले दानिश जिस लेवल पर भी हैं, जिस सतह पर भी हैं, उन्हें अपने अपने मैदान में सबसे पहले मसले फ़लस्तीन की गहराई के साथ समझ बूझ हासिल करना। ख़ित्ता फ़लस्तीन कौन सा ख़ित्ता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, सल्तनत उस्मानिया में इस ख़ित्ते की क्या हैसियत थी, मौकूफ़ा है, गैर मौकूफ़ा है, और सल्तनत उस्मानिया में ये दमिश्क का इलाका जो वलायत दमिश्क कहलाता था, जो कि बिल्कुल मुत्तसिल गोलान की पहाड़ियों के साथ है, फिर वलायत उर्दन और उर्दन का दरियाए उर्दन के जिसको हम मग़रिब की तरफ पार करें तो हम मौजूदा इसराइल में या साबका फ़लस्तीन में दाखिल हो जाते हैं, और उसके साथ फिर मिस्र के साथ मुत्तसिल इलाका जो कि गज़ा की पट्टी कहलाता है। इस पूरे के पूरे इलाके की जुग्राफियाई कैफ़ियत और उसका माज़ी हमें जानने की ज़रूरत है ख़ास तौर पर, क्योंकि जब तक हम उस पूरी जुग्राफियाई कैफ़ियत को नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हम कभी भी फ़लस्तीन के मुकदमे को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर सकेंगे। और फिर सल्तनत उस्मानिया में जो फ़लस्तीन का इलाका है
ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका हदूदरबा क्या है, और आज के वक्त में जो वेस्ट बैंक है वो किस जगह पर आता है, गज़ा किस जगह पर आता है, आज हमास के ज़ेरे कंट्रोल कौन से इलाके हैं, अल-फतह के ज़ेरे कंट्रोल कौन से इलाके हैं, महमूद अब्बास उनका क्या रोल है और उधर से हमास का क्या रोल है, इन तमाम चीज़ों को हमें पहले खुद से समझने की और बड़ी गहराई के साथ समझने की ज़रूरत है। फिर 1917 और उसके बाद फिर 1923 के बाद जब सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे हुए और यह खित्ता बराह रास्त बरतानिया के ज़ेरे असर आया, तो इस खित्ते में बरतानिया ने किस तरीके से अमलदारी कायम की, और जब 1948 में ये बरतानिया इस जगह को छोड़ के भाग गया, किस तरीके से यहूदियों की ये रियासत मारज़ वजूद में आई। 14 मई 1948 योम नुक्बा के नाम से जो मशहूर है, जहाँ पे फ़लस्तीनियों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, जुल्म व तशद्दुद किया गया, उन्हें उनके घरों से निकाला गया, उनके घरों पे कब्ज़ा किया गया और उन्हें धकेल दिया गया उर्दन और शाम और मिस्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ। इसके बाद 1948 के बाद से लेके 1967 तक का जो पीरियड है, इसमें उर्दन के पास कौन कौन से इलाके रहे थे फ़लस्तीन के, और फिर 1967 की जंग के बाद उर्दन से कौन कौन से इलाके छीन लिए गए, यरूशलेम का कौन सा इलाका छीन लिया गया, ये सारे के सारे अहले इल्म व दानिश को पहले ख़ुद से समझने की और इनकी तफसीलात को जहन नशीन करने की ज़रूरत है। फिर बीच में एक उर्दन और फ़लस्तीनियों की जो आपस में छोटी सी जंग या झड़प रही, उसको भी समझने की ज़रूरत है कि उसकी क्या वजूहात थी, और वो फ़लस्तीनी फ़दायीन जो कि मगरबी किनारे के ऊपर जमा हो चुके थे, उन्हें उर्दन ने क्यों कर मारा या उनके ऊपर शाखून क्यों मारा गया, जो 6 दिन जारी रही थी, और उसमें शाम का क्या किरदार था, उर्दन का क्या किरदार था, और फ़लस्तीनी बदुओं का क्या किरदार था। और फिर 73 की जंग, क्योंकि 73 की जंग के बाद अब इसराइल मुस्तहकम हो गया, जहाँ जहाँ तक वो अप्रोच कर सकता था, अप्रोच करके उसने वो तमाम जगह जो उसने अपने ज़ेर तसल्लुत ले ली, वहाँ तक उसने उन जगहों को इसराइल का इलाका डिक्लेयर कर दिया। 1973 से लेके अब तक ये सारे मामला ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं। बीच में कई बार लैंड लॉक एरिया के ऊपर इसराइल की तरफ से जंग की गई, मामलात ख़राब हुए, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। जब तक अहले इल्म व दानिश अपने अपने सब्जेक्ट में फ़लस्तीन के मामले का पस मंज़र मुकम्मल तौर पर उनके सामने नहीं होगा, उसको समझते नहीं होंगे, फ़लस्तीन के ऊपर ना वो कभी बात कर सकेंगे और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर ना कभी दूसरे से इस किस्म की गुफ्तगू कर सकेंगे कि वो समझा सकें कि फ़लस्तीन के साथ हम लोगों का क्या ताल्लुक़ है।